हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। यश, माय नेम इज तेरावाब। ओके, ये मेरा नाम है, नहीं तो आप कुछ और सोचने लग जाओ। ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये एरो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है इस तरह से। ओके, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। अब डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमने चार्ज शो नहीं किया। ओके, अगर हम चार्ज शो कर देते हैं -Q और +Q तो हमें पता हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो इसके इस एंड पे एक QE फोर्स अप्लाई होगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के वाले एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा QE। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। इक्वल और अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में उल्टे, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे इनको हम बोल सकते हैं कि बोथ फोर्सेस आर एंटी पैरेलल। ओके, तो ये वाले फोर्स दोनों क्या करेंगे, इस वाले डाइपोल को इस तरह से रोटेट कराएंगे अपने सेंटर के अबाउट। इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, या इस वाली एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहे हैं तो रोटेशनल एक्सिस बोलेंगे। ये वाले फोर्स इस टॉर्क को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे क्योंकि ये QE इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और ये वाला QE उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से ये इस तरह से रोटेट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन क्या होगा जब ये इस पोजीशन में आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वाली पोजीशन में, तो ये वाला फोर्स इधर हो जाएगा और ये वाला फोर्स इधर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स इधर इस वाले एंड को रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इस तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट। ओके, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, लेकिन इस पर कपल ऑफ फोर्स तो है ना, तो इस पर टॉर्क भी होगा। चलिए टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P, of dipole moment P placed in uniform electric field E, placed in uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, EF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E एट एंगल थीटा, ये थीटा एंगल पे है, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये दोनों फोर्स QE और QE अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टू फोर्सेस QE आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल and
opposite. Therefore, torque on electric dipole टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, QE, चाहे ये वाला लिख दो या ये वाला, टाउ इक्वल टू QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये दोनों एंटी पैरेलल क्या है, फोर्स, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये इसमें से ये वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 2a। अब इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ट्राइंगल की ये वाली साइड पता होनी चाहिए, ये वाली। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर को बाई मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बाई अपॉन 2a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बाई का जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बाई इक्वल टू 2a साइन थीटा, तो बाई का वैल्यू कितना निकला, 2a साइन थीटा। ये क्या हो गई, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिखते हैं, e और 2a को, टाउ इक्वल टू q इंटू 2a इंटू e साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो टाउ इक्वल टू pe साइन थीटा, ये हो गया। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ऐसा क्यों लिखा, e वेक्टर p क्यों नहीं लिखा क्रॉस करके, ओके, क्योंकि ये वाला अगर यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या कंडीशन है इसकी, अगर ये रोटेट हो रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या कंडीशन होगी उसके लिए, कितने एंगल पर रखा जाए, और दूसरी कंडीशन क्या होगी। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और नोट्स खुद से बनाएं, कोशिश ये करें सारे नोट्स खुद से ही बनाएं, और डेली का डेली तैयार भी करें, लेक्चर वाइज तैयार करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, सब देखते हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, देखोगे भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, खेल खत्म। तैयारी करेंगे तो कुछ फ़ायदा है। देखिए इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमने मान लिया कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
E। अगर इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इस तरह से माइनस का QE और प्लस का Q चार्ज, सॉरी QE नहीं है, यहाँ पे माइनस का Q है और यहाँ पे प्लस का Q है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कराने की कोशिश करें इस तरफ या इस तरफ, ठीक है ना, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये अपनी फिर से इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ओके, अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट कराएं तो ये इस वाले एंड पे अगर थोड़ा मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया तो इस पे फोर्स QE इधर हो जाएगा और इस पे QE इधर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये फोर्स अपनी इसी पोजीशन में इसको लाने की कोशिश करेंगे, इनिशियल पोजीशन में, जिस पोजीशन में पहले रखा हुआ है। तो ये इनिशियल पोजीशन में आने के बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इन पे उस टाइम कोई फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, F नेट 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। सही मायने में इक्विलिब्रियम के लिए ये फोर्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, P एंड E। तो हम बोलेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म। ओके, इस तरह से, और इसमें कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है ऐसे, जिसमें ये वाला प्लस Q चार्ज है और ये वाला माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ऐसे। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्या है, नेट फोर्स तो 0 रहेगा, लेकिन P और E दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर एंटी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है। अब ये एंटी पैरेलल हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर हम इस वाले इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा भी रोटेट कराएंगे इस तरह से ऐसे, तो ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा। तो हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। ओके, आप इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस का मतलब टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, अब देखिए, फॉर पहला केस है स्पेशल केसेस में, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्पेशल केसेस फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, प्लस का 1। ओके, तो यहाँ पे अगर प्लस का 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए +1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90, अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टाउ मैक्सिमम। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में इस तरह से
इससे ये कितने एंगल पे होना चाहिए? देखिए 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से इस शेप में दिखना चाहिए। ये प्लस का क्यू है और ये वाला माइनस का क्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ओके, अगला सेकंड केस क्या कह रहा है? फॉर मिनिमम टॉर्क, फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना? 0। साइन थीटा 0। जब साइन थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे टाउ मिनिमम पी साइन थीटा होता है और साइन थीटा मिनिमम कितना? 0। तो टाउ मिनिमम कितना होना चाहिए? 0। और ये किस कंडीशन में होगा? अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। अब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये वाली कंडीशन है, इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से ए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इसके पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए। तो टॉर्क मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब 0। इसका मतलब क्या है? कोई टॉर्क नहीं होगा इसमें। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल पर कोई टॉर्क नहीं होगा। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए। उसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसके। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर नोट करने में प्रॉब्लम होती है, या वीडियो को पॉज करके नोट करें। मेरे हिसाब से तुरंत नोट्स बनाएं। स्क्रीनशॉट तो पड़ा रहता है, तुरंत का तुरंत नोट्स बनाएं, कॉपी पेन निकाल के, बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए एक एग्जांपल सोल्व करते हैं हम। कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁹। एग्जांपल नंबर 1, P = 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। ये किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम और थीटा = 30 एंगल पे। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है आपको, इससे 30 डिग्री एंगल पे ये -q चार्ज और यहाँ पे +q चार्ज। एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है 30 डिग्री के एंगल पे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितना टॉर्क अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ओके, चलिए सोल्व करते हैं। टाउ = PE साइन थीटा। P का वैल्यू कितना है? 4 × 10⁻⁹ और E का कितना है? 5 × 10⁴। और साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हुआ? 20 × 10⁻, कितना बच गया? माइनस का 5, 4 - 9, और ये साइन 30 1/2, इससे ये कैंसिल आउट, 10 बचा, पावर
1 ऐड होगी तो ये फाइनली हो जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है कुछ इस तरह से, जिसके एक एंड पे 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज है और दूसरे एंड पे 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ओके, ये किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने A = 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और आपको यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा = 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इससे 90 डिग्री एंगल पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। अभी हमने मैक्सिमम के लिए कंडीशन बताई थी, साइन थीटा 1 होना चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, टाउ मैक्सिमम = PE, साइन थीटा तो 1 ही हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला यूज़ करें हम और इसे कैलकुलेट कर लें। P का वैल्यू क्या है मालूम नहीं, तो P = क्या करेंगे, Q × 2A। Q कितना है, 10⁻⁻7। 2A कितना है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल आया 2 × 10⁻⁹। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दे रखा है, 10⁵ जो, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 उतना ही रहेगा, 5 - 9 माइनस की पावर 4 रह जाएगी। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे प्रैक्टिस करिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स।